सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। कतर पर इसराइली हमले के बाद से तमाम नज़रें अरब इस्लामी ममालिक के इजलास पर मरकूज थी कि वहाँ सिर्फ मुजम्मत होगी या फिर इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहमत का कोई लाहेअमल तश्कील दिया जाएगा। अब इस अहम इजलास का एलामिया हमारे सामने आ चुका है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा तो मुजम्मत के बयानात पर ही मुश्तमिल है, लेकिन इसमें एक अहम नुक्ता ये भी है कि कतर के खिलाफ जारियत को तमाम अरब और इस्लामी ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया गया है और ये ऐलान किया गया है कि कतर UN चार्टर के मुताबिक जो भी जवाब देगा तमाम इस्लामी ममालिक उसके साथ खड़े होंगे। नाजरीन, गुज़िश्ता 2 साल से इसराइल फ़लस्तीनी अवाम पर जुल्म सितम कर रहा है, लेकिन हमने इस मसले के ऊपर मुस्लिम ममालिक की इस नौयत की बड़ी बैठक नहीं देखी। मगर जब कतर पर इसराइल ने हमला किया तो उसके नतीजे में बुलाए गए इजलास में बिल आखिर फ़लस्तीन का अहम मौजू भी ज़ेर बहस आया। इस मुश्तरका एलामिये में OIC के रुकन ममालिक ने कहा गया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्विस इसराइली ओहदेदारों के ख़िलाफ़ उन वारंट्स के नफाज के लिए दबाव बढ़ाएं जो आलमी अदालत ने 9 नवंबर 2024 में जारी किए थे। कतर पर इसराइली हमले के बाद अमेरिका के किरदार के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, मगर दिलचस्प बात यह है कि इसराइली मौक़िफ़ की हिमायत करने के बावजूद इस एलामिये में अमेरिकी किरदार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया, बल्कि अमेरिका के ख़ित्ते में किरदार और सालसी के नाम नहाद कोशिशों की तारीफ़ की गई है। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस्लामी ममालिक का ये मुश्तरका एलामिया इसराइली जारियत का मौसर जवाब है और क्या आने वाले दिनों में इसराइली जारियत के खिलाफ मशरिक़ वुस्ता में कोई मुश्तरका लाहेअमल या रद्द-ए-अमल सामने है। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने दावत दी है डॉक्टर कमर चीमा को, माहिर आलमी अमूर हैं, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, दिफाई तजियाकार हैं, दिफाई एतबार से क्या हो सकता है, सिफारती तौर पर क्या हो सकता है, इन इम्कानात का हम जायज़ा लेंगे। चीमा साहब, लफ्ज़ी मुजम्मत, बयानात और अल्टीमेटम्स, ये एक एक्सपेक्टेशन तो पहले से थी और ये जो एलामिया है अब हमारे सामने आ गया है। आपकी नज़र में यही कह रहा है ये एलामिया या देयर इज़ मोर टू इट? एक ऐसा रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो पहले मामूल के मुताबिक नहीं देखा गया? जी शुक्रिया आपसा कोमल साहिबा। देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अमेरिकन जो हैं, अमेरिकन लीडरशिप जो मौजूदा है, उसने अरब वर्ल्ड की कमज़ोरी और अरब वर्ल्ड की वीकनेस को देखते हुए और ख़ास तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का विज़िट था और उस पर जो नवाज़िशात की गई उसको देखते हुए उन्होंने महसूस किया कि हमें मज़ीद इनको डराने की ज़रूरत है। अभी आपको पता है कि मार्को रूबियो इस वक्त कतर गए हैं इसराइल के विज़िट के बाद, और उन्होंने कहा है कि कतर और अमेरिका जो है वो एक डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है उस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या होगा? क्या कतर के ऊपर ईरान का भी हमला आ गया, कतर के ऊपर इसराइल का भी हमला आ गया, तो कतर किस तरह अपना जो दिफा है वो अमेरिका के साथ मज़ीद करेगा? सो इट मीन्स कि कतर से मज़ीद दिफा की मद में पैसे लिए जाएंगे। एक तो एंगल इसमें ये नज़र आता है। दूसरा एंगल इसमें ये है कि मार्को रूबियो जब 57 इस्लामिक ममालिक की लीडरशिप दोहा में थी तो मार्को रूबियो तल अवीव में एक पैगाम दे रहे थे कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। तीसरी इसमें बात यह है कि जो अरब वर्ल्ड है, GCC का अपना एक डिफेंस एग्रीमेंट दिसंबर 2000 से है, उसकी क्या वैल्यू वर्थ है? क्या ये कोई मिलिट्री जो एग्रीमेंट है इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाएंगे? क्या ये कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर पाएंगे? ये एक चीज़ है। चौथी चीज़ ये है कि अगर गजा भी उसी तरह इमदाद मांग रहा है यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन से, और कतर भी उसी तरह सपोर्ट मांग रहा है, तो फिर कतर की इतनी बड़ी वेल्थ और कतर की इतनी बड़ी पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का क्या फ़ायदा और GCC एज ए ब्लॉक होने का क्या फ़ायदा? मेरा ख्याल है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें से अमेरिकन लीडरशिप जो है वो बहुत कुछ और निकालना चाहती है और उन्होंने महसूस किया है कि ये जो रिसोर्सेज हैं कतर के ख़ास तौर पे, इनको किस तरह हमें मज़ीद जो है वो उनके ऊपर हाथ मज़ीद आना चाहिए और किस तरह मज़ीद इनकी जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और एक रस्मी मुलाकात थी, कोई ख़ास एलामिया भी नहीं कर सके। या तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है, उसके हवाले से जो नेतन्याहू के बारे में जो वर्डिक्ट्स हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट करवा लें। दे मस्ट गेट समथिंग आउट ऑफ इट, अदरवाइज
वो मेरा ख्याल है इसका तस्करा तो है आलमी अदालत के हवाले से, जो मैं इस पर आपसे दोबारा बात करूंगी। हारिस नवाज साहब, दिफाई तौर पर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपसे? चीमा साहब बता रहे हैं कि आज भी कतर अमेरिका के साथ बैठकर डिफेंस अग्रीमेंट्स के हवाले से बात कर रहा है, लेकिन क्या आपको नज़र आ रहा था कि एक दिफाई तौर पर इनसिक्योरिटी इसराइल के कतर पर ये हमला करने के बाद अरब ममालिक के अंदर और उनका अमेरिका के हवाले से जो सिक्योरिटी इन्हिसार है, उस एतबार से एक इनसिक्योरिटी आपको नज़र आई? देखिए, अब साहब बात यह है कि मुझे समझ नहीं आता कि अरब ममालिक को किस तरीके से अमेरिका ने प्रॉपर तरीके से जकड़ा हुआ है। हर अरब ममालिक के अंदर उनके या नेवल बेस है या एयर बेस है या उनके ट्रुप्स हैं, उनका डिफेंस सिस्टम है, और ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट अमेरिका इज ऑलरेडी सिक्योर्ड एंड कैप्चर्ड ऑल दिस मिडिल ईस्ट। और कमर चिमा इज विद मी, ही विल बेयर मी आउट। हर जगह पर उनके ट्रुप्स हैं, हर जगह उनके इक्विपमेंट हैं, हर जगह उनके वहाँ पर फ्यूल रिफिलिंग एयरक्राफ्ट हैं, टोटल बैठे हुए वहाँ पर आके। दे डोंट रियलाइज कि ये मौका था इनके पास कि उसके चुंगल से निकलते और आप ट्रस्ट रिलाई ऑन योर ओन इस्लामिक कंट्री। आपने एग्जांपल दिए, टर्की आपके साथ है, पाकिस्तान ने अभी इतने बड़े मुल्क को कैसे घुटने टेकने मजबूर किया है। इंडोनेशिया उन्होंने खुल के स्पीच भी किया, उन्होंने कहा कि हर लिहाज से हम तैयार हैं, आप एक टास्क फोर्स इस्लामिक बनाएं। पाकिस्तान को अगर ये आप कर चाहें तो ये 2 डिवीजन पाकिस्तान में बना लें, 2 डिवीजन चाहे वहाँ बनाएं, टर्की में इसी तरह इंडोनेशिया बनाएं और उसको दे के अपने से इस्तेमाल करें। नोबडी विल कम। वो तो आपको कब्जा करके बैठे हैं। अमेरिका ने आपके मुल्क पे अटैक करा के, जो उसको पता था 50 मिनट पहले इजराइल ने अमेरिका को बता दिया थे वी आर गोइंग एंड ऐसा डोबे गो है। झूठ बोलेंगे 10 मिनट है। उसके बाद इन्हीं अरब ममालिक से जहाज वो स्पेस इस्तेमाल हुई है, वही आगे सारे जगदेती कर रहे हैं। इतने मजबूर हैं, ये पैसा बाहर, वो सारा उनका प्राइवेट पैसा बाहर है, सारा वो फ्रीज करने के है। इनके ऊपर तलवार लटकाते हैं कि जी अगर तुम बोलोगे तुम्हारे मुल्क में जमहूरियत आ जाएगी, स्ट्राइक कराएंगे, तुम्हारी किंगडम खत्म हो जाएगी। बात ये कि नाउ यू डू समथिंग। ये तो अनएक्सपेक्टेड, यकीन करें जो ये स्टेटमेंट है, बड़े अफसोस की बात है। क्या आप और कुछ नहीं कर सकते थे? आप कहते हैं कि हमारे अरब ममालिक से इजराइल की कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं गुजरेगी, डूएबल। नंबर 2, आप कहते हैं हम ट्रेड सैंक्शन लगा रहे हैं इसके ऊपर, जब तक इमीडिएट सीज फायर इजराइल नहीं करता गजा के अंदर, और वहाँ पर वो जो जितनी एम्बार्गो फूड पे लगाई वो खत्म नहीं करता। और ये बात है, हम उसके लिए भी हम जब भी ट्रेड सैंक्शन लगा रहे हैं, इट इज ऑल्सो डूएबल। कहते जी कि इसके बाद कहते यहाँ पर कि जी जो अब्राहम अकॉर्ड है हम वो सस्पेंड कर रहे हैं टिल द टाइम, ये हमारी 4 कंडीशन है। कम से कम ये तो आप कर लेते। आपने इंतहा कर दी, ये स्टेटमेंट तो आप पैसे कर लेते। आपने दुनिया ने अरब मुल्कों के सामने जो गजा का हाल किया है और जो अभी भी कर रहे हैं, यू हैव नो गट्स टू स्पीक। बस ये आपने जो ऑप्शंस की बात की हारिस साहब, मैं चीमा साहब के साथ भी इसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी। चीमा साहब, हारिस साहब जिस तरह कह रहे हैं, एक इफेक्टिव किस्म का रद्द-ए-अमल ये हो सकता था कि इन 2-3 ऑप्शंस में से ट्रेड, एयर स्पेस या अब्राहम अकॉर्ड, इसके हवाले से कोई बयान दिया जाता है इस एलामिया में। देखें, बहुत ज़बरदस्त बात है। देखें, ये तो जो जिन ममालिक ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, या तो वो कहते हैं कि हाँ जी हम अपने एम्बेसडर्स बुला रहे हैं वहाँ से, तो पता चलता ये बहरीन और यूएई और ये सारा पता चलता जनाब कि बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये विद इन अरब वर्ल्ड बहुत ज़्यादा कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा अमेरिका के करीब होगा। मैं चाह रही थी वक्त की कमी की वजह से आप इसको भी एड्रेस करें। अमेरिका की पॉलिसी की जो आप बात कर रहे थे, हमने भी इतनी कंफ्यूज्ड अमेरिकी पॉलिसी नहीं, फॉरेन पॉलिसी नहीं देखी है। ये मिडिल ईस्ट के हवाले से जो पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो आप समझते हैं कि इसराइल की वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही है, कि वहाँ उनकी कोई बात चल नहीं रही है, या फिर वाकई बड़ी मुबहम किस्म की अमेरिकी पॉलिसी है जिसका आप दोनों ने तस्करा किया है? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि अमेरिका की पॉलिसी कंफ्यूज नहीं है, वो क्लियर है। और वो ये है कि इजराइल को फ्री हैंड है, एथनिक क्लिनजिंग करनी पड़ती है तो करें, वंस फॉर ऑल वो गजा का मसला हल करना चाहते हैं। उनको पता है कि ये देखें, जो हमास है या जो बाकी ग्रुप्स हैं, उनको ये था कि अरब वर्ल्ड बोल पड़ेगी, कुछ ना कुछ हमारे हक में आएगा। देखें, पहले उन्होंने हमास को, हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, फिर वो ईरान के पास आए, अब वो जीसीसी को हिट करना शुरू कर दिया। और ये भी इसमें हो सकता है पैगाम हो कि इब्राहिम अकॉर्ड 2.0 जल्दी करें, वरना आपकी बारी भी आ सकती है। सो इसमें ये मैसेज है कि हम आपको डिफेंस एग्रीमेंट भी देते हैं, लेकिन और भी मुल्क सामने आए और आके
अब्राहम अकॉर्ड 2.0 को साइन करें। सो मुझे नहीं लगता कंफ्यूजन है, वो अपना एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं। अदरवाइज देखें आईसीसी हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, किस जगह पे इसराइल को सपोर्ट नहीं किया गया। यूरोपियन एलाइज स्टेप बाय स्टेप पीछे हट रहे हैं, अमेरिका तो पीछे नहीं हट रहा। और एक तरह से कतर में जो हमला किया गया उसको भी अमेरिका ने एंडोर्स कर ही दिया। हारिस साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका। नेतन्याहू अभी भी कहते हैं कि हमास जहां पर भी उसकी प्रेजेंस होगी हम वहां पर अटैक करेंगे और बड़मला अंदाज में वो बात कर रहे हैं। जीसीसी डिफेंस के हवाले से जो अग्रीमेंट है, इसका चीमा साहब बार बार हवाला दे रहे हैं, वो किसी हैसियत में रहेगा? आप समझते हैं कि जिस तरह कतर की तरफ से कहा जा रहा है कि रद्द-ए-अमल दिया जाएगा और इस हमले को भी तमाम अरब ममालिक के खिलाफ हमला तस्वुर किया जा रहा है, या हम ऐसा ही एक रिस्पॉन्स देखेंगे अगर दोबारा कोई कार्रवाई हो? देखें, तसव्वुर करें ना करें, दे हैव नो टीथ टू बाइट, इसलिए इसको छोड़ दें। पहले उन्होंने ईरान का हवा करके ट्रिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर्स का वेपन, एमुनिशन और एक बेसिस ला के पूरे मिडिल ईस्ट पे उन्होंने कब्जा कर दिया। अब उनके भी ईरान का वक्त खत्म हो गया। ईरान इज ज्वाइन ऑलमोस्ट, वो आज भी इकट्ठे हुए थे। ईरान, सऊदी अरब, देवर वन अम्ब्रेला वहाँ दुआ के अंदर थे। अब उन्होंने ये हमास का ये जो है ना ये सोचा कि तमाम ये जीसी ममालिक को उसने इनसिक्योर कर दिया। उन्होंने कहा कि वी कैन गो एनीवेयर, डोंट गिव एनी रिफ्यूज टू एनी हमास लीडर। ऑल्सो इसका मतलब ये कि अब एक और असले की दौड़ इन्होंने लगा दी है। ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का ये वेपन एमुनिशन अमेरिका से ही लेंगे, उन्हीं से मदद मांगेंगे, उन्हीं से प्रोटेक्शन करेंगे और फिर इसराइल मारेगा ग्रेटर इसराइल के अंदर आके। तो आई थिंक दे आर इन ट्रबल, दे डोंट रियलाइज इट। ये शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर डाल के बैठे हैं कि जी हमें कोई नहीं देख रहा, हम बच जाएंगे। वन बाय वन उसने कह दिया है एक मिडिल ईस्ट में पावर एंड दैट इज इसराइल। और जिस तरीके से वो अभी भी गाजा में जो हाल कर रहा है, पूरी बिल्डिंगें तबाह कर रहा है, इसलिए दे वांट इसको रेज कर दें ग्राउंड पे और इनको पुश आउट कर दें। ये वो करके दिखाएंगे, कर रहे हैं। एंड ऑल अरब लीग सेम है। जिस तरीके से अरब वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड खामोश बैठी है, तमाशाई बैठी है, आई थिंक ये वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अनलेस वी स्टैंड यूनाइटेड, इतना पैसा जो वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में, ये इस्लामिक ममालिक में लगाएं पैसा, आप मिलिट्री हार्डवेयर के लिए भी और सब चीज़ों के लिए भी। आप देखें कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बनेगी। लेकिन बट दे हैव गिवन अप, उनके ऊपर तलवार है जमहूरियत की। वो चाह रहे हैं हमारे 20 साल 10 साल और गुजर जाएं, बाकी बाद में देखा जाएगा मिडिल ईस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। डॉक्टर कम हमारे साथ मौजूद थे और दोनों का यही ख्याल है कि जो एलामिया सामने आया है उसमें ऐसी कोई इफेक्टिव और मौसर बात नहीं है जिससे इसराइल कोई भी ख़तरा महसूस हो। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे अफगान तालिबान की हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ ताउन नहीं कर रही। इस हवाले से खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान ने किया है। हमारे साथ एक रेलिवेंट गेस्ट मौजूद होंगे और उनसे हम इसी हवाले से बात करेंगे कि दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद खुशामदीद। इस वक्त पाकिस्तान में ये मामला ज़ेरे गौर है कि अफगान तालिबान की हुकूमत के साथ कैसे चलना है, जो अपने वादे के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुसलसल टीटीपी की पुष्टपनाही कर रही है। दहशतगर्दी की नई लहर के पेश नज़र रियासत पाकिस्तान अहम इक़दाम उठा रही है, जिसमें एक कौमी सतह पर एक कौमी पैगाम अमन कमेटी भी तश्कील दी गई है, जो कि इस वक्त मुतहरिक हो चुकी है। वज़ीर आज़म की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान या टीटीपी में से किसी एक को चुनना होगा। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी पैगाम अमन कौमी कमेटी ताब किया और पाकिस्तान की पोजीशन को मजीद वाज़ेह किया है। उन्होंने कहा कि अब दहशतगर्दों को पनाह देने वालों और उनकी सहूलतकारी करने वालों को भी दहशतगर्द ही समझा जाएगा। अब वफाकी हुकूमत ने तो रियासत की पॉलिसी वाज़ेह कर दी है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में PTI की सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला गंडापुर इस हवाले से मुख्तलिफ पोजीशंस ले रहे हैं। वज़ीर आला गंडापुर इस मामले पर अपना वफ्द अफगानिस्तान भेजने का उन्होंने पहले ऐलान किया, मगर फिर उन्होंने ये भी साथ ही कह दिया कि इस मसले को हल करने का मैंडेट विफाक के पास है। उनकी जमात के सरबराह इमरान खान ने कल एक बार फिर वज़ीर आला गंडापुर को यह पैगाम भिजवाया है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन को रुकवाएं और ये हिदायत भी की है कि महमूद खान अचकज़ई को अफगान तालिबान से बातचीत करने के लिए अफगानिस्तान भेजा जाए। इस पर आज वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अख्तर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर में तेज़ी आई है और इसके खिलाफ अगर खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर काइनेटिक ऑपरेशन होता है तो PTI न सिर्फ इसके लिए सोशल स्पेस ख़त्म कर रही है, बल्कि दहशतगर्दों
हुक्मरानों के मौक़िफ़ को दोहराया जा रहा है। इस बयान पर वज़ीर आला गंडापुर ने भी रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि सियासत के बजाय अब बहस ये होनी चाहिए कि इस मसले के हल के लिए क्या पॉलिसी बनाना होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन हालिया हमलों और अफगान तालिबान हुकूमत की तरफ से कई यकीन दहानियों के बावजूद अमल ना करने के बाद मुज़ाकरात का मुतालबा जो पाकिस्तान के अंदर से सामने आ रहा है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखता है या नहीं रखता है। इसके लिए हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के साबिक़ नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त के लिए। हालिया दिनों में हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से इंसदाद दहशत गर्दी में अदम ताउन के हवाले से तशवीश का भी इजहार किया और एक फ्रस्ट्रेशन भी अब हमें नज़र आती है हुकूमती मौक़िफ़ के अंदर। और ये इल्ज़ाम बारहा सामने मौजूद है कि सेफ़ हेवन्स फराहम कर रहे हैं अफ़गान हुकूमत उन दहशत गर्दों को जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आपकी नज़र में मामलात इस नहज तक कैसे पहुँचे हैं? क्या हमारी ये एक्सपेक्टेशन कि इस दहशत गर्दी को अफ़गान तालिबान कंट्रोल कर लेंगे वही हकीकत पसंदाना नहीं थी, या फिर ये कैपेसिटी इस वक्त तालिबान नहीं रखते अपने नज़रियात की वजह से कि वो TTP के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें? देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें जो आपने जिनका जिक्र किया वो भी शामिल हैं। उसमें तालिबान की इनएफिशिएंसी भी है, उनके जो आइडियोलॉजिकल उनके लगाव है TTP के साथ, ये आइडियोलॉजिकल कज़न्स हैं, वो एक फैक्टर शामिल है। उसके बाद जो बायलैटरल लेवल पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं या बॉर्डर पे जब हालात ये चूँकि दोनों तरफ मुनक़सिम कबाइल हैं उधर उनके मसाइल आ जाते हैं, फिर ये डिपोर्टेशन है, ये सारे फैक्टर्स मिला के जो है उससे जो तालिबान हुकूमत का एटीट्यूड आपके सामने आता है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो बात की कि आपको पाकिस्तान या TTV में इंतखाब करना होगा, ये अब तक का पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट लेवल पे एक तरह से कंसर्न शो किया गया है। इससे पहले निचली सतह पे ये बातें होती रही उनके साथ। ताहम ये अब अल-ऐलान जो है इस तरह से, तो यकीनन ये एक तशवीशनाक बात है। और अगर पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पे अगर ये बात होती है तो तालिबान हुकूमत को इसका संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के जिस बयान का आप दुरानी साहब रहे हैं, इससे क्या मुराद ली जाए कि अब ये दो ऑप्शंस हैं आपके सामने, इसमें से नहीं चुनता अफगान हुकूमत अगर नहीं चुनती है तो तमाम दरवाजे बंद हैं, या अभी भी कोई पेशरफ्त की तवक्को की जा सकती है? सिफारती एतबार से पाकिस्तान के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान सादिक खान साहब का इस हफ्ते दौरा एक्सपेक्टेड है काबुल का। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की वो कोई उसका ये मतलब नहीं है कि रास्ते बंद हो जाएंगे या बंद कर दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। ये एक जो है उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत का जो कंसर्न है वो उनके सामने रखा है। और आप देखिए वो मौका कैसा था कि वहाँ वो तजहीज़ व तकफीन के लिए गए, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए उसमें वो शिरकत कर रहे थे। तो ये ज़ाहिर है वो एक ऐसा मौका है कि जिसमें जो एक गम और गुस्से का इजहार वो होना लाजिम बात है। और ये एक सिंबॉलिक है क्योंकि ये अब तकरीबन रोज़मर्रा का माहौल वतीरा बन चुका है TTP की तरफ से। और इसमें अफ़गानिस्तान से सिर्फ उन लोगों के लिए शिकायत की जाती है जो कि अफ़गानिस्तान में पनाहगज़ीन हैं और वो फिर यहाँ पे आके हमला करते हैं, उनमें अफ़गान नेशनल्स भी शामिल हैं। तो ये इसका इज़हार इसलिए किया जा रहा है। नुरानी साहब, जो तालिबान हुकूमत जिसको दुनिया तस्लीम नहीं करती, चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में उनके साथ इंगेज किया है। ख़ास मौजू तो इंसदाद दहशत गर्दी ही रहा है, लेकिन डेवलपमेंट भी चीन के लिए एक मौजू है अफगानिस्तान को लेकर। बीजिंग में भी बैठक हुई, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुतअद्दिद बार उन्होंने काबुल का दौरा किया है। आपकी नज़र में इंसदाद दहशत गर्दी ताउन ना करके अफ़गानिस्तान भी एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके को मिस कर रहा है अपनी लेजिटिमेसी को इस्टेब्लिश करने के एतबार से देखा जाए, या फिर ओवरऑल मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से अफ़गानिस्तान की? अफ़गानिस्तान हुकूमत है तालिबान की, उनके एफिशिएंसी प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रोफेशनली भी कमज़ोर लोग हैं, उनको आदाब हुक्मरानी जो है वो अभी उससे पूरी वाक़ियत नहीं है। और फिर जिस तरह से दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और जो सेंसिटिविटीज़ हैं
उनकी तरफ जो है वो उस तरह का एहसास नहीं जैसे होना चाहिए। ये एक कत्ल किताल के माहौल से तो में रहे हैं, तो उनके नज़दीक ये कत्ल किताल एक आम जैसी बात है। हालांकि ये एक तर्जुमानी करता है बैड गवर्नेंस की, तो ये और उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से शिकायत की जाती है वो सिर्फ उनका है ताल्लुक जो अफगानिस्तान से लिंक्ड है। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी क्या करते हैं उसका तो हम तालिबान से जिक्र नहीं करते हैं, वो तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो अमल करते हैं, और उसमें तो अफगानिस्तान का जिक्र भी नहीं होता। जी, अब ये करना वक्त के साथ जो एक रवैया है और ये नोटिस किया जा रहा है, अब इस्टेब्लिश हो रहा है अफगान हुकूमत का ये रवैया, इसका असर चाइना के साथ जो सीपैक की तोसी का मामला है उसके ऊपर भी आप होता हुआ देख रहे हैं? मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि बहरहाल दो ममालिक हैं, उनके जो ताल्लुकात से हैं उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर है, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी अपना डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अपग्रेड किया है और उसको सफीर के लेवल पे ले गए हैं। इससे पहले चाइना ने किया, फिर रूस ने तो बाकायदा तौर पे तस्लीम कर लिया है। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। इसमें एक रीजनल अप्रोच है जो रीजन की सतह पे इस बात की गमाजी करता है कि अफगानिस्तान को साथ लेकर चला जाए। अब अफगानिस्तान साथ चलने के काबिल है ये नहीं है, वो एक बहस तलब मसला है। उसमें मैं एक अर्ज कर चुका हूँ, उनकी जो इनएफिशिएंसीज अपनी जगह हैं, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दूसरी जगह है, और कैपेसिटी के प्रॉब्लम भी हैं। ये तमाम चीज़ों के साथ ही जब आप रीजन की बात करते हैं और लोगों को साथ लेके चलने की बात करते हैं तो यू मूव विद द स्लोएस्ट पार्टनर। इस वक्त इस सूरत हाल में अफगानिस्तान स्लोएस्ट पार्टनर है, तो लिहाजा उसको अबेंडन भी नहीं किया जा सकता कि अगर आप उसको अबेंडन कर देते हैं वो फिर आपके गले में पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अगर पावर्टी का ग्राफ जो है ऑलरेडी 97% पावर्टी रेट है, जिसमें से 52% अफगान जो हैं वो इंटरनेशनल असिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो अगर ये और मज़ीद बढ़ जाता है तो वो फिर लोग अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जाएंगे, उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो है उनके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन, वो इधर आ जाए तो हमारे गले में फिर वो पड़ जाएगा। तो अभी आप जो है रिफ्यूजी को डिपोर्ट कर रहे हो, वो अभी इस वक्त एक्सेप्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान में, कल को ये उल्टा रिवर्स ऑर्डर में आ सकता है, और इस वक्त जितने जा चुके हैं 1.2 मिलियन से ज़्यादा, उससे डबल वो वापस भी आ जाएंगे। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। हर तरह से एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये अंदाज में आप इस पर बात करें। अफगान हुकूमत की जो फैसला साजी है दुरानी साहब, उसमें आपको भारत का भी कोई इन्फ्लुएंस नज़र आता है? पाकिस्तानी हुकूमत का मुसलसल ये मौक़िफ़ है कि भारत इन्वॉल्व है क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में, उसमें? अफगानिस्तान बहरहाल एक सॉवरेन स्टेट है, उसमें इन्हें इंडिया जो है फ़ायदा इस तरह से उठाता है कि वो टीटीपी को फाइनेंस कर रहा है थ्रू अफगान प्रॉक्सीज। टीटीपी के साथ शायद डायरेक्ट मेरे ख्याल में नहीं है उस तरह का रब्ता। हाँ, BLA वगैरह जो है वो उनका डायरेक्ट वास्ता है, और वो BLA वाले इस हकीकत को छुपाते भी नहीं। वो कहते हैं हमें जहाँ से मिलेगी हम कुमक हम लेंगे, और वो कहते हैं इंडिया से भी हम ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और मटेरियल भी ले रहे हैं। तो ये एक अपनी जगह हक है। फिर उसमें अफगानिस्तान अलबत्ता BLA के लिहाज से भी उनके लिए एक सेंचुरी है, लेकिन उसका ताल्लुक कबाइलियत से ज़्यादा है। जो कबाइली रवाज के मुताबिक पनाह दी जाती है वो उससे ज़्यादा है। उसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो हो तो मैं उस मामले में मतलब ये है कि बहस की जा सकती है, लेकिन इंडिया का हाथ यकीनन वो इससे फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि इंडिया को बड़े कम पैसों में जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो शरारत करने का मौका मिलता है। डायरेक्ट तो वो कन्फ्रंटेशन की ज़रूरत नहीं रखते, अगर वो रखते भी हैं तो उनको उनका करारा जवाब मिल जाता है, लेकिन वो इस थ्रू सेकेंड फ्रंट थ्रू अफगानिस्तान सॉइल वो पहले भी करते रहे हैं, और अब अगर वो कर रहे होंगे तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं।
अब पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन का मामला खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो हमें बहुत तकसीम का शिकार, सियासी तौर पे तकसीम का शिकार नज़र आता है। एक ये भी हकीकत है कि जो लोकल लोग हैं, एक सेंसिटिविटी उनकी अटैच है इस मामले के साथ, एक ट्रॉमा अटैच्ड है, जिनको अपने घर बार छोड़कर माजी में जाना पड़ा था। लेकिन इस वक्त इमरान खान का एक मौक़िफ़ है, जिनकी जमात की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और वो कभी गंडापुर साहब को अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने के लिए नॉमिनेट करते हैं, कभी महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट करते हैं। इमरान खान साहब का, दुरानी साहब, बड़ा देरीना मौक़िफ़ है सिक्योरिटी ऑपरेशंस के ख़िलाफ़। क्या आज के दिन में भी उनका वो मौक़िफ़ रेलेवेंट है या फिर अब वो वैलिड नहीं है? क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत का ये इल्ज़ाम है, जिसका हमने इब्तदाइया में हवाला दिया, कि अवाम को PTI या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कन्फ्यूज़ कर रही है, रियासत ने जो इक़दाम करना है उसके हवाले से। इस सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन बहरहाल आपको एक तो अपने सूबों में सूरत-हाल को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है पॉलिटिकल ओनरशिप देने की ज़रूरत है लोगों को, जो जेन्युइन नुमाइंदे हैं। दूसरा ये है कि जो खारजा उमूर हैं वो बहरहाल सेंटर का प्रिजर्व है, सेंटर का हक है, वो उसको करता है। सूबों को इस मामले में सेंटर का कुमक करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, इसको अमिकेबली करना चाहिए। देखिए, ये जो अफगानिस्तान से मुतालिक जो मामलात हैं उसको आप इस तरह से नहीं कह सकते कि सूबाई जो वज़ीर आला वो जाएंगे तो वो मामला ठीक हो जाएंगे। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये वो मसाइल या फिर वो तालिबान को सही नहीं समझते, या अपने TTP को नहीं समझते, या अपने जो एरिया के हालात हैं उनको नहीं समझते। अगर ऐसे ही है तो वो यहाँ TTP को जो है KP के अंदर कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते, और वो पॉलिटिकल ओनरशिप जो लोगों को क्यों नहीं दे देते ताकि वो उसको कंट्रोल कर। पाड़ा चिनार में जिस तरह से वाक़यात हुए तो वहाँ के इलेक्टेड MNAs MPs तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि आप जो है चाहे सूबाई सतह पर या वफाकी सतह पर आओ, आप पॉलिटिकल ओनरशिप लोगों को दो ताकि वो जिम्मेदारी लें जो है अपने इलाके के अमन के लिए। और इस तरह के जो राउडी कैरेक्टर्स हैं या टेररिस्ट हैं उनकी जो है वो बेखुद नहीं कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमारे साथ मौजूद थे, इंगेज करने की ज़रूरत पर जोर दे रहे थे और सियासी ओनरशिप देने की सिक्योरिटी मामलात के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में इस पे बात कर रहे थे। हमारे साथ आसिफ दुरानी साहब। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो लंदन में तारीखी एहतजाज हुए हैं हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेकर, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अमरीका समेत मगरबी दुनिया में तारिकीन वतन को लेकर हुकूमती पॉलिसीज़ पर लोगों में काफ़ी गुस्सा पाया जाता है, जो कि अब शदीद मुखालफत और एहतजाज की सूरत इख्तियार कर चुका है। इसका एक और बड़ा मुजाहरा हमने लंदन में देखा है, जहां पर एक मुजाहरा हुआ जिसका नाम यूनाइटेड द किंगडम रखा गया था और इसको दाएं बाजू के इस्लाम मुखालिफ टॉमी रॉबिन्सन लीड कर रहे थे। इस मार्च में 1 लाख से ज़ायद बरतानवी शहरियों ने शिरकत की और मुतालबा किया कि गैर मुल्की तारिकीन वतन को मुल्क से निकाला जाए और असाइलम देने का सिलसिला भी बंद किया जाए। उनका मुतालबा यह है कि जो लोग समंदरी रास्तों से बरतानिया आ रहे हैं उनको किसी किस्म की कोई आर्जी पनाह भी ना दी जाए, बल्कि वहीं से वापस भेज दिया जाए। इस मार्च में हज़ारों बरतानवी शहरियों के अलावा अमरीका के बासर और अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की और उसकी तकरीर ने सबको हैरान कर दिया। इलॉन मस्क ने मुजाहिरीन को उकसाते हुए कहा कि बरतानिया में हुकूमत तब्दील करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे पास आइंदा इलेक्शन या 4 साल का वक्त नहीं है, पार्लियामेंट को तहलील करना होगा और नए इलेक्शन होने चाहिए। इस मार्च की गूंज बरतानवी पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है, जिस पर सेक्रेटरी दाखिला शबाना महमूद ने, जो कि ख़ुद पाकिस्तानी नियाद हैं, बड़ा सख्त उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया है और क्यों इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो ख़ुद पाकिस्तानी नियाद तारिकीन वतन में से ही हैं। उनका कहना था कि जब कोई गैर मुल्की अरबपति हमारे शहरियों से कहता है कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ आप लड़ें, तो जवाब में ज़्यादातर लोग सर हिलाते हैं, चाहे कोई दुश्मन रियासत हो या मुखालिफ अरबपति, कोई भी बरतानवी जमहूरियत को तबाह नहीं कर सकता। उन्होंने साथ ये भी कहा कि मुजाहिरीन को एहतजाज का हक तो है, लेकिन ऐसी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए जो दीगर कम्यूनिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद को भड़काती हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने भी इलॉन मस्क की तकरीर को ख़तरनाक और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया है।
नाज़रीन, बरतानवी माशरे में इस किस्म के सख्त रद्द-ए-अमल के बाद वहाँ मौजूद बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक में के जो लोग मौजूद हैं वो एक बड़ी उनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नस्ल परस्ताना हमलों का भी खदशा बढ़ चुका है। 2021 के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर हम बात करें तो बरतानिया में 16,60,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो कि बरतानिया की कुल आबादी का 2.7% है। और मुस्लिम आबादी की अगर हम बात करें तो मजमूई बरतानवी आबादी का वो 7% है। बड़ी एक तादाद है लोगों की। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह के अब भड़काए जा रहे हैं बरतानिया में, उसके पेश नज़र क्या खदशात हैं वहाँ पर मुस्लिम कम्यूनिटीज़ को, बिलखुसूस हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी लंदन से अज़हर जावेद साहब। अज़हर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जो हम कवरेज देख रहे हैं लंदन में होने वाले एहतजाज की, उससे तो बज़ाहिर लग रहा है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के मामले ने बरतानिया को बहुत तकसीम कर दिया है। जो मुजाहिरा किया गया उसमें अगर हमारे नाज़रीन के लिए आप बता सकें कि बुनियादी मुतालबात क्या थे बरतानवी हुकूमत से इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के हवाले से बरतानवी अवाम के। बहुत शुक्रिया अफसा साहब आपका। देखिए, इस मुजाहरे को जो समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, 70s 80s में जाना होगा, जब ये रेसिस्ट या इंतहा पसंद जो लोग हैं फार राइट के, उस वक्त भी वो काफ़ी एक्टिव थे। उस वक्त ये लोग इमिग्रेंट्स के मुखालफ थे। उस वक्त भी अटैक होते थे, तशद्दुद के वाक़यात होते थे। तो ये पिछले कुछ अरसे में इनको दबा दिया गया, बल्कि इनकी आवाज़ें कम हुई। और क्योंकि हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए गए थे, कानून साजी की गई थी कि जिसमें इस तरह के नस्ल परस्ताना रवैये या रिमार्क्स या अटैक्स को बड़ा सीरियस लिया जाता था और उनको सख्त सजाएं दी जाती थी। लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से जो सूरत हाल है बरतानिया में, उसमें इन सारे जो मुजाहरे हो रहे हैं उसमें लोगों की एक बेचैनी शामिल है। लेकिन वो बेचैनी जहाँ एक इमिग्रेशन को लेके है, इमिग्रेशन हमेशा तमाम जितने इलेक्शंस होते हैं यूके में, उसके टॉप 4-5 इश्यूज में एक होता है, लेकिन टॉप इशू ये नहीं होता। लेकिन इस दफ़ा ये एक हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की और पिछली हुकूमत जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उनकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से यहाँ पर मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और उसका असर आम आदमी पर हो रहा है। और इस वक्त बाकायदा मनसूबाबंदी के ज़रिए फार राइट मीडिया ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं ये आपके तमाम मसाइल के ज़िम्मेदार हैं, इनकी वजह से आप लोगों की ये हक तलफी हो रही है। लेकिन इसका पीछे जो सारा बैकग्राउंड वो एक इक्तिसादी मामलात भी हैं, मुआशी मामलात भी हैं। हम देख रहे हैं यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग का क्राइसिस है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी या यूटिलिटी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मॉर्गेज की जो शरह है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो इसमें एक अनरेस्ट है, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं ये फार राइट वाले। टॉमी रॉबिन्सन जिनका एजेंडा हमेशा से एंटी इस्लाम रहा है, एंटी इमिग्रेंट्स रहा है, उन्होंने इस मामले को लीड किया है। और संडे को बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो लोग यहाँ लंदन में इकट्ठे हुए और वो एक बड़ी तादाद थी, कंसिडरेबल तादाद थी। तकरीबन कोई जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो 1,10,000 से 1,25,000 के दरमियान ये लोग आए। तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं आप बिल्कुल कह सकते हैं कि वो इमिग्रेशन उनका मसला था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे मेरी भी मुलाकात हुई, बात भी हुई, जिनका इशू इस हुकूमत की नाकस कारकर्दगी है, पिछली हुकूमत की नाकस कारकर्दगी। एक मिक्स इश्यूज में लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला और उस प्लेटफॉर्म पे उनको अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला या एहतजाज करने। अज़हर साहब, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये जो मुजाहिरीन हैं ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उन इमिग्रेंट्स के दरमियान, उन तारकीन वतन जो कानूनी तरीके से आए, बरतानिया की जो सोसाइटी है उसमें बेहतर अंदाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या वो वाले तारकीन वतन जो गैर कानूनी तरीकों से आए और असाइलम सीकर्स जिनके हवाले से खुलकर बरतानवी शहरी ये इजहार करते हैं कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से हुकूमत उनको होटल्स में रखे हुए है शाना अंदाज में। सो वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं या फिर सभी के खिलाफ एक जज्बा भड़क रहा है वहाँ पर? देखिए जी, एक सबसे बड़ा जो इस वक्त इमिग्रेशन को लेकर मसला है वो फ्रांस से जो यूके के दरमियान जो समंदर है उसके रास्ते जो कश्तियों से लोग आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा यहाँ पे हो रहा है। और वो एक वाकई फ़िक्र की बात भी है, तशवीश की बात भी है कि लोग खुले समंदर के ज़रिए यहाँ हज़ारों की तादाद में यहाँ आते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक पिछले एक महीने में तकरीबन 30 से 35 हज़ार लोगों ने ये क्रॉस किया और उनको जिस तरह होटल्स में भी रखा गया तो वो भी उनको भी हरफ तनकीद बनाया गया है।
लेकिन सारे लोग जो हैं वो इस एंटी इमिग्रेशन इश्यूज को लेकर नहीं चलते। लेकिन इस सारे मार्च को जो हाईजैक किया है या जिसकी कॉल भी टॉमी रॉबिन्सन की तरफ से दी गई थी, वो बुनियादी तौर पर एंटी इमिग्रेंट है, एंटी इस्लाम है, एंटी कह सकते हैं कि जो दूसरे लोग यहाँ बरतानिया में मौजूद है वो उसमें किसी किस्म का फ़र्क नहीं करते। तो ये यार जो मार्च था वो इंतहा पसंद राइट जो विंग के लोग हैं उनकी तरफ से, और हमने उसका अमली मुजाहरा भी देखा कि वो मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने पुलिस से तसादुम भी हुआ। 26 के करीब पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। तो इस पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, तकरीबन मेरा 7 से 8 लोगों को फर्द जुर्म भी आए। बिल्कुल, क्या पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं उनमें कोई खदशात पाए जाते हैं? जिस किस्म की सख्त तकारीर हुई हैं वो उनका क्या हौसला है इस वक्त? जी बिल्कुल खदशात पाए जाते हैं और बड़े सख्त खदशात हैं। इस मार्च से तकरीबन 3-4 दिन पहले तक यहाँ पर एक खौफ की फ़िज़ा डेवलप होना शुरू हो गई थी। ये कहा जा रहा था कि संडे को लोग घरों से बाहर ना निकलें, लोग आए ना इस मार्च की वजह से, और तसादम हो सकता है। तो सेंट्रल लंदन में उस दिन भी, सेंट्रल लंदन क्या कि लंदन में भी हमने ट्रैफिक बहुत कम देखी, ख़ास तौर पर इमिग्रेंट्स की हमने कम ही देखी। लेकिन ये एक बिल्कुल फैक्ट है और इसकी तरफ से एक और मुजाहरे की कॉल दोबारा दी जा रही है। तो इसको लेके पाकिस्तानी कम्युनिटी हो तो, और ख़ास तौर पर मुस्लिम्स के धर्म के में अंदर ये खौफ की फ़िज़ा बिल्कुल है, एक कंसर्न है। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर जावेद साहब, आपने अपना कीमती इस मामले पर बात की। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।